एथेनॉल से कैसे नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और यह चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करने वाले हैं कि नवरात्र में मातृशक्ति की जयकार, क्योंकि जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए जो कार्यक्रम में हिस्सा लिया है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत भी किया है, ताकि वो अपने स्वरोजगार के जरिए वो शक्ति हासिल करें, सामर्थ्य हासिल करें। तो सबसे पहले इसी पर बात करेंगे। इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इस पर कोर्ट सख्त है और कोर्ट ने यह पूछा है कि कब आएगा ये यूसीसी, आखिर देश में कब आएगा। कुछ राज्यों में आ भी चुका है, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, तो पूरे देश में कब आएगा, क्योंकि एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ ऐसी बातें आई जिसकी वजह से एक बार फिर से जरूरत महसूस हुई कि इस देश में यूसीसी तो होना ही चाहिए। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद आज बात करेंगे अमित शाह के कोलकाता दौरे से किस तरह से सरगर्मी है। वहां एक बहुत ही विशेष पंडाल का उन्होंने उद्घाटन किया और कामना की कि सोनार बांग्ला वाली सरकार 2026 में बन जाए। लेकिन उससे पहले अमित शाह के पोस्टर को हटा के ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए वहां। तो इस पर बड़ी सरगर्मी है, तमाम सवाल जवाब करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में महिलाओं की भूमिका अहम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर हुए 10-10 हजार रुपए। पीएम ने कहा इस योजना से लखपति दीदी अभियान को भी मिलेगी मजबूती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2024 किए प्रदान। खनिज विकास और पर्यावरण संतुलन को बताया जरूरी। कहा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में खनन क्षेत्र का अहम योगदान। सेवा मुक्त हुआ 63 सालों तक दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला MiG-21 फाइटर जेट। रक्षा मंत्री और सीडीएस की मौजूदगी में दी गई अंतिम विदाई। राजनाथ सिंह ने कहा यह केवल एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत रूस के बीच गहरे संबंधों का प्रमाण। एक नाबालिग लड़की की शादी से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। पर्सनल लॉ और आपराधिक कानूनों से जुड़े विरोधाभास दूर करने के लिए समान नागरिक संहिता की जरूरत बताई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में किया दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन। पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झांकी। अमित शाह ने कहा 2026 के चुनावों के बाद ऐसी सरकार बने जो राज्य को फिर से सोनार बांग्ला बनाए। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करने वाले हम नवरात्र में मातृशक्ति की जयकार की, क्योंकि ठीक नवरात्र के बीच बिहार में महिला रोजगार योजना लॉन्च करके पीएम मोदी ने आधी आबादी को एक नई उम्मीद का रास्ता दिखाया है। इस योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में सीधे 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिसे वह स्वरोजगार के लिए अवसर बना सकें, अपना रोजगार कर सकें। पीएम ने इस अवसर पर कहा कि हमारी माताएं बहनें पहले मिट्टी के घरों में रहती थी, लेकिन अब पक्के मकान, शौचालय, शुद्ध पानी, गैस के कनेक्शन और मुफ्त इलाज जैसी उन्हें अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार के हर एक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि वो
अपनी पसंद का रोजगार शुरू कर सकें। पहले 10,000 रुपए की आर्थिक मदद और इसके बाद 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार में औसतन प्रति व्यक्ति आमदनी 6 से लेकर 7,000 रुपए तक है। तो सरकार की इस योजना से गरीब परिवारों में आर्थिक उन्नति के लिए एक बड़ी संभावनाएं बनेगी। पीएम मोदी कह रहे हैं कि उनके लखपति दीदी की श्रृंखला में जुड़कर उद्यमी महिलाएं बिहार को और अधिक सशक्त बनाएंगी। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दरअसल ये योजना तो उनकी दूरदर्शी माई बहन मान योजना की कॉपी की गई है। आरजेडी चुनाव से पहले महिलाओं के बीच फॉर्म बांटकर उन्हें सरकार बनने पर 2,500 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रही है। उधर बिहार के दौरे पर महिलाओं के साथ संवाद बनाने में प्रियंका गांधी भी व्यस्त हैं कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आजीविका दीदी से मिलकर उनकी समस्या समझने की कोशिश उनसे कर रही हैं। वो सीडब्ल्यूसी यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय पत्र भी जारी किया है। यानी महिलाओं के दम पर सत्ता तक पहुंचने का प्रयास हर दल कर रहा है। लेकिन चुनाव प्रचार की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर इस बीच महागठबंधन में ठन गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में वोटर अधिकार यात्रा और सीडब्ल्यूसी की बैठक से बिहार कांग्रेस तो उत्साहित है। कांग्रेस महासचिव नासिर हुसैन ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के प्रचार को कांग्रेस पार्टी लीड करेगी, यानी नेतृत्व देगी, ड्राइविंग सीट पर होगी। पार्टी अपने मुद्दे को महागठबंधन के घोषणा पत्र में शामिल भी करवाएगी। और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की बात पर कांग्रेस पार्टी साफ साफ अभी तक कुछ कह नहीं रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। यानी सीट शेयरिंग पर घमासान के बीच मुद्दा तो यह है कि महागठबंधन में चुनाव प्रचार में चेहरा और नेता कौन होगा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ठीक 4 दिन बाद बिहार अधिकार यात्रा करके तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि नेता तो सिर्फ वही हैं। तो जाहिर है कि चुनाव का ऐलान होने के बाद ही यह स्थिति साफ हो पाएगी। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज प्रधानमंत्री ने योजना का उद्घाटन किया, जो बिहार में महिला स्वरोजगार योजना है। तो पीएम मोदी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि यह योजना पूरे बिहार को लाभ देगी। मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो तो सिर्फ अपने परिवारों के बारे में सोचते हैं। जो महिलाएं हैं उनको हम यही कहेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम हम लोग करवा रहे हैं, और भी ज्यादा काम हो रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना अच्छा है। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना है। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था।
हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। और आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दरअसल ये जो योजना है ये तो आरजेडी की योजना की ही नकल है। नरेंद्र मोदी जी एक पैसा बताओ केंद्र का अगर ये दिए हो तो ये राज्य सरकार का ही पैसा है, और ये 10,000 जो है इसके उपरांत जो है देने के बाद समीक्षा की जाएगी कि किसको देना है नहीं देना है। तो ये बिहार की जनता को बेवकूफ़ ना समझे नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने एक पैसा केंद्र का इसमें नहीं दिया है और दबाव में मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को नकल करके माई बहन मान योजना का उस दबाव में एक ट्रांजैक्शन तो कर देंगे। तो महिलाओं के ऊपर बिहार में सभी पार्टियों का जोर है, तो कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी महिलाओं के उत्थान के लिए योजना लाने की बात कही है। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब बड़ी संख्या में हम महिलाओं को 10,000 रुपए दे देंगे। क्यों? ताकि आप अपना वोट उनको दें। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही नियत है। आज उनको अचानक दिख रहा है कि अगर महिला का वोट मिलेगा तभी हमारी सरकार बनेगी। इसीलिए सारी नई नई स्कीमें निकल रही हैं चुनाव से पहले। लेकिन तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष तो चुनाव आते ही ऐसी बातें करने लगता है। विपक्ष चुनाव का समय है, इस तरीके की बातें करता रहेगा। पर आप बताइए, क्या सिर्फ चुनाव है इसीलिए महिलाओं को लेकर, गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर क्या पहल नहीं की जानी चाहिए? ऐसे में मुझे लगता है कि एक ऐसी पहल है जिसपे आपको दलगत राजनीति से उठकर देश की, बिहार की उस आधी आबादी का सम्मान करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का मैं धन्यवाद करता हूं, तो वहीं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। और अब बात बिहार की महिलाओं की जो लाभार्थी हैं और आज बहुत ही खुश हैं। रोजगार नया दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं। हम तो नए जुटे हुए हैं, पहले से नहीं जुटे हुए हैं, लेकिन दुकान बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। हम लोग के तो ऐसा लग रहा है कि अब बाहर निकलने का हम लोग के मौका मिल रहा है। हम लोग कभी बाहर नहीं निकले हैं, अब बाहर निकलने का हमको मौका मिल रहा है। यहाँ कभी देखे नहीं थे कि पटना में ऐसा हो भी सकता है, लेकिन आज आए मोदी सरकार के योजना ऐसा बना कि हम लोग के बाहर निकलने का मौका मिल गया। इससे हम लोग को बहुत फायदा है। अभी तक हमारे बारे में कोई 10 रुपया के बारे में नहीं कुछ सोच सका था। जिन्होंने माननीय नीतीश जी भैया और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के लिए, महिलाओं लोग के लिए सोचे है 10,000 की राशि पहली किस्त में दी जा रही है, तो ये हमारी महिलाओं लोग के लिए बहुत ये सुखदायक चीज़ है। उसी पैसा से हम लोग रोजगार करेंगे, रोजगार करके उससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ही तो हमको भी पता चलेगा कि रोजगार में कितना फायदा है, कितना नहीं है। उसके बाद जो नीतीश भैया, मोदी भैया हम लोग के लिए किए हैं वो बहुत किए हैं। हम लोग का जो साक्षा नहीं था कि हम लोग कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, उनके प्रभावित से हम लोग कहीं आना जाना, अब ये तो हमको नहीं देखा था, इनके वास्ते ही हम लोग आए हैं ना। शौचालय में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, यही में ग्रुप में सब समूह में जुड़े, उसमें बोला गया, उसमें हम लोग शौचालय बनाए। शौचालय जाने, टॉयलेट जाने का बहुत दिक्कत है, अभी हमको बहुत अच्छा है। अब पूरी की पूरी पैसा अकाउंट पे आएगी, कोई बीच में खाएगा नहीं। सरकार का बहुत बड़ा कदम है। महिलाओं के मन की बात नीतीश भैया, मोदी भैया हम लोगों के लिए किए हैं, ये उनके मन के उद्गार हैं। लेकिन बहरहाल महिलाओं को अपनी तरफ करने की कोशिश तो सभी की है। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुहाली मेहता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सुहाली जी, साथ में आप हमारे साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत दुष्यंत जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा सा पहले विस्तार दे देता हूं। विनोद जी, महिलाएं, लगता है बिल्कुल बिहार की महिलाएं सभी पार्टियों के फोकस में हैं और महिलाएं कह रही हैं नीतीश भैया, मोदी भैया, उन्होंने हमारे लिए ये सब चीज़ें की हैं, लेकिन वहाँ पर उनके जिसे कहते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी वहाँ पर हैं,
तेजस्वी जी भी कह रहे हैं कि हम भी योजना लाए थे, हमारी ही कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये तो लगता है कि जो महिलाओं का डिस्कोर्स है, जो महिलाओं का मुद्दा है, इस चुनाव में प्रमुख रहने वाला है। विनोद जी, लाल जी, अभी पूरे देश में मातृशक्ति के नाम पे जो नवरात्रा का, हम दुर्गा पूजा का आयोजन देख रहे हैं जी, तो जाहिर सी बात है कि भारत में मातृशक्ति को लेके एक परंपरा है, एक हमारी संस्कृति है, और मातृशक्ति की पूजा के साथ में अगर आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप जब ये चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना की बात देखते हैं जी, तो थोड़ा सा मैं पॉलिटिकल चर्चा तो ये दोनों पार्टी के प्रवक्ता सब करेंगे, बिल्कुल, कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर आप ये देखिए कि उसमें 6,000 से 7,000 बिहार के पर कैपिटा इनकम है आमतौर पे। आप उस गरीब महिलाएं, गरीब परिवारों में जिसकी जिम्मेदारी परिवार चलाना एक महिलाएं की होती है, अगर उस गरीब परिवार की एक महिला सशक्त होती है और वो महिला कुछ अपने स्वरोजगार अपने इलाके में अपने जगह पे ढूंढती है और वो आगे बढ़ती है, जिसमें 2 लाख रुपए का भी आगे के दूसरी किस्त का आश्वासन है, तो अगर बिहार जैसे पिछड़े राज्य में अगर ये आजीविका दीदी का लखपति दीदी बनना एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इसे चुनावी घोषणा में के आने के साथ में, ऐलान होने के साथ में आप कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से ऐलान करती है जी, लेकिन मुझे लगता है कि बिहार के लिए ये योजना जो है 75,000 एक परिवार में आप एक महिला को उसमें चुनते हैं और उसे सशक्त करने के लिए इस अभियान को करते हैं, तो आप सोचिए 75 लाख फैमिली जो अपनी को अगर बिहार के उस मेन स्ट्रीम में आके अपने लिए कुछ एक भूमिका बनाती है, आजीविका दीदी से लखपति दीदी बनती है, तो आप कल्पना कीजिए कि 5 से 10 साल के बीच में बिहार का एक विकसित बिहार होने का सपना से कोई उसको छोड़ नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये सारी चीजें हैं पॉलिटिकल में। तो आपने देखा तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा भी माँ बहन योजना है, मान योजना है। तेजस्वी यादव के भी कार्यकर्ता है, अलग अलग जगह पे फॉर्म भरवा रहे हैं। प्रियंका गांधी को है कि उनकी पार्टी ने अभी पिछले दिनों यूसीसी अपना WCC की मीटिंग में वो सीधे न्याय पत्र ही लेके आए हैं, और राहुल गांधी का न्याय पत्र है कि पूरा का पूरा उसमें खजाना ही एक तरह से वो खोलते हैं गरीबों के लिए नाम पे। तो ये सारी योजनाएं तो है, लेकिन मुझे लगता है कि उस अन्य योजना के साथ आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनका कोई ठोस आधार नहीं है जी। उस आधार में उनके पास में वो बजट नहीं है, उनके पास में संकल्पना नहीं है। लेकिन ये योजना लागू करके कम से कम सरकार में, मोदी सरकार के साथ साथ आप बिहार सरकार की एक संकल्पना को देखिए, तो उसने एक रोड, एक मैप दिया है और एक विजन दिया है, जिस विजन से मुझे लगता है कि बिहार के बेहतरी के लिए इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल, ये स्वागत होना चाहिए और बिहार की महिलाएं तो दिल खोलकर स्वागत कर रही हैं। हमने उनकी बात भी सुनवाई। दुष्यंत नागर जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी आज वहां पर महिलाओं के बीच हैं, होना भी चाहिए। लेकिन एक बात क्या ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी इस तरह की चीजें, मैं कितने नाम गिनाऊं, उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान तक, सब जगह जाकर, सब जगह पर जाकर शुरू तो करती हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसको अंजाम तक पहुंचाने में शुरुआत करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कांग्रेस पार्टी, लेकिन अंजाम तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं बीच में मामला छूट जाता है क्या दुष्यंत जी? देखिए सर, छूटता नहीं है। मीडिया से हमारी ये शिकायत है, मीडिया उसको बताती नहीं है। अच्छा। चाहे बात तेलंगाना की हो या कर्नाटका की हो, वहां पे महिलाओं की जो योजना है वो जारी है, महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल रहा है। और जो योजना बिहार के संदर्भ में भी घोषित की गई है, 2,500 रुपया माई बहना योजना, वो मिलेगी। आपने कहा, मिश्रा जी ने कहा कि भाई कांग्रेस, विपक्ष के पास बजट नहीं है, विपक्ष के पास विजन नहीं है। भाई, जब जो बजट बिहार की वर्तमान सरकार दे रही है वो कहां से दे रही है? वो भी राज्य सरकार के बजट में से ही दे रही है। और ये कह रहे हैं कि हम 10,000 देंगे, उसके बाद 2 लाख के लिए समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद देंगे। तो इसका मतलब आपने ये 10,000 रुपया तो लालच दिया वोट प्राप्ति का। आप आज ही शॉर्ट लिस्ट करके लिस्ट अपडेट करते कि ये पात्र हैं, इनको मिलेगा। आपने तो सबको, लोगों को लाइन में लगा दिया, झांसे में ला दिया। इसी को तो कांग्रेस पार्टी वोट चोरी कह रही है कि भैया ये एक नया तरीका लाए वोट चोरी। अब ये वोट चोरी को अलग तरह से जोड़ दिया। हाँ, ये डेवलपमेंट वोट चोरी ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नहीं कह रहा,
ये कांग्रेस के एक बड़े नेता भी कह रहे थे। उस समय मैंने अपने सवाल में एक अंतर का, दुष्यंत सर सवाल में एक अंतर का जिक्र मैंने किया था ना, एक अंतर मुझे इस बीच में और दिमाग में आ गया। मैं ये देख रहा हूं कि एनडीए शासित राज्य जहां कहीं भी है, महाराष्ट्र का भी उदाहरण ले लीजिए, ये लोग जब किसी योजना को लेकर आते हैं तो योजना की ये लोग शुरुआत कर देते हैं। जैसे बिहार में जिसे आप कह रहे हैं ना कि दे दिया, रिश्वत दे दिया, तो ये योजना की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि शायद कहीं ना कहीं इस मामले में भरोसे की कमी है क्या? मेरा अनुरोध है, कृपया आवाज ठीक कराएं। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं, तब तक सोहाली जी के पास चलते हैं। सर टेक्निकल इश्यू हाँ ठीक है, आपकी टेक्निकल चीजों को हम सही करवाते हैं। सोहाली जी के पास चलते हैं। सोहाली जी कह रहे हैं कि भाई इस तरह से पैसे दे करके आप लोग वोट चोरी का एक और तरीका कर रहे हैं, ये इनका कहना आरोप है। सोहाली जी। 40 लगता है फिलहाल संपर्क में दिक्कत आ रही है हमारे दोनों मेहमानों के साथ। दोनों मेहमानों के साथ हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करें। दोनों मेहमानों के साथ हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो फिर इस चर्चा को जारी रखेंगे। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आज हम खास चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से मातृशक्ति को सशक्त करने की कोशिश, और बिहार में चुनाव भी होने वाला है तो बिहार में योजना जब लाई गई है तो विपक्ष सवाल भी उठा रहा है। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये जो सवाल उठाया जा रहा है, इस सवाल को कितना जायज़ माना जाए? क्योंकि जिस तरह कह रहे हैं कि देखिए भाई चुनाव होने वाला है, आप पैसा दे रहे हैं लोगों को और एक तरह से लोगों को वोट देने के लिए लुभा रहे हैं महिलाओं को, ये आरोप कहाँ तक टिकता है? क्योंकि सभी पार्टियां हर जगह पर योजनाओं की शुरुआत करती हैं, लाभार्थियों को लाभ देती हैं, तो फिर इसमें इस तरह का सवाल क्यों? लाल जी, ये दौर जो है फ्रीबीज का, जब हम देखते हैं 5 गारंटी 10 गारंटी, तो इस फ्रीबीज के दौर में आप समझ सकते हैं कि हर राज्य के चुनाव में खास करके रीजनल पार्टीज को ये लगता है। अभी आपने देखा झारखंड के चुनाव में ठीक कुछ चुनाव का इतना एंटी इनकम्बेंसी का लोड होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने वो जो अपनी योजनाएं थी, माँ बहन योजना, मैया योजना, उस योजना से उनका एक चमत्कार हो गया था। यही बात आपने महाराष्ट्र में भी देखा। तो ये है कि पार्टियों में इनको लगता है कि ये योजना काम करती है। लेकिन अब सवाल है कि आप 2005 से देखिए नीतीश सरकार का, तो महिला वोट जो है वो एक तरह से नीतीश कुमार का सबसे मजबूत आधार है। आप अगर बीजेपी का देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के भी आप जब देखेंगे सभाओं से लेके और उसमें वोट में भी जी, जनरल इलेक्शन में भी आप देखेंगे तो महिलाओं का वोट बीजेपी का सबसे ज्यादा अगर बिहार में है तो बीजेपी को आता है। बिल्कुल। तो ये तो है कि अगर बीजेपी को और या जेडीयू में नीतीश कुमार को ये लगता है कि महिला वोट कास्ट लाइन से ऊपर, अगर कोई भी कास्ट के हो, उनके परिवार के चाहे लोग जो भी अपने सामाजिक समीकरण में वोट करते हो, लेकिन महिला डेवलपमेंट को चुनती है। डेवलपमेंट को इसलिए चुनती है कि आप ये देखिए पिछले वर्षों में जो बिहार की हालत रही है उसमें सबसे सफर कोई रहा है तो महिलाएं रही है। बिल्कुल। चाहे आप उसमें देखिए कि वो सड़क के समस्या को देखिए, या शौचालय की समस्या को देखिए, या वहाँ ईंधन की समस्या को देखिए, या बिजली की समस्या को देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या देखिए। लेकिन अगर इन सारी समस्याओं को अगर गवर्नमेंट ने एड्रेस किया है तो जाहिर सी बात है इसका फायदा भी तो उसी महिलाओं को भी है। फर्स्ट स्टेक होल्डर वही है इस डेवलपमेंट का। तो ये एक चुनौती तो है। आज अगर तेजस्वी यादव हर जगह पे उनके कार्यकर्ता महिलाओं में
माई बहन योजना, मान योजना का फॉर्म भरवा रहे हैं, तो वो एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम आते ही 2500 रुपया तुम्हें देने वाले हैं। लेकिन ये क्रेडिबिलिटी की बात है कि नीतीश कुमार ने, आपको हमें याद होगा कि बिहार में स्कूल में एजुकेशन में लड़कियां जो है सबसे कम जाती थी, और वो गेम चेंजर हुआ उनका साइकिल योजना। और वो नीतीश कुमार पिछले 10-15 साल में जितने लड़कियों के बीच में साइकिल बांटा, आप देखिए कि जब आप गांव जाएंगे वो लड़कियां सुबह सुबह ट्यूशन करने निकलती है, वो लड़कियां स्कूल जाती है। तो ये जो एक मिला है, बूस्ट मिला है मोरली, ये आप बिहार में एजुकेशन का और लड़कियों में खास करके एजुकेशन का ग्राफ को इतना ऊपर बढ़ा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि उस बच्चों में भी अपने लिए अपना वोट करने का, वोट का जो अधिकार है उसमें एक फैसला लेने का मुद्दा आया है। बिल्कुल, ये योजना जो है खास करके ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोजगार योजना से एक बात तो साफ है कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना, उसमें 75 लाख महिलाओं में अगर मान लीजिए 5 लाख महिलाएं उस धारा में नहीं आ पाती है, लेकिन जिस स्टेट में 50-60 लाख नई महिला एंटरप्रेन्योर बनती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वह बिहार का विकसित बिहार होने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, हमारे साथ दोनों प्रवक्ता एक बार फिर से जुड़े हुए हैं, दुष्यंत नागर जी भी और सुहाली मेहता जी भी। डॉक्टर सुहाली मेहता जी के पास मैं सीधे चलता हूं। डॉक्टर सुहाली मेहता जी बताइए, ये कह रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह पैसा देना, ये तो वोट देने के लिए लुभाने जैसा है, इस तरह पैसा दे करके आप महिलाओं को सीधे सीधे लुभा रहे हैं, अपने पक्ष में कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, सिर्फ लुभाने की अगर बात रहती तो 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी तो सबसे पहले महिलाओं को राजनीतिक रूप से ग्रामीण पंचायत में, ग्रामीण सरकार में उन्हें मजबूत किया गया। तो वो तो हमारी सरकार बन चुकी थी, उनको सबसे पहले इंडिपेंडेंट किया गया कि अपने लिए वो निर्णय, समाज के लिए निर्णय लेने लायक हो जी। और उसके बाद फिर बच्चियां कैसे पढ़े, तो आप सबों ने देखा कि साइकिल योजना, पोशाक योजना, सुनने में लगता है कि साइकिल दे दिए, पोशाक दे दिए, लेकिन एक तरह से आत्मविश्वास लड़कियों में जगाना कि तुम स्कूल जाओ, स्कूल की तरफ जाओ। जो गार्जियन अपने बेटी को, जिस समाज में सिर्फ बेटों को लोग पढ़ाते थे, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहाँ एनडीए की सरकार बनी, तो इनकी योजना की शुरुआत जब हुई, साइकिल योजना की, तो लोग अपनी बेटियों को स्कूल भेजने लगे। आज आप बिहार में देखिएगा, चाहे वो किसान की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, स्वीपर की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो स्कूल जाती है। नीतीश कुमार जी ने बिहार की सभी बेटियों को अपनी बेटी की तरह समझा और उन्होंने उनको शिक्षा देना सबसे पहले शुरू किया। तो जब हमको सिर्फ वोट का लालच रहता तो वोट तो मिल चुका था जी, सरकार तो आराम से 5 साल चल सकती थी। तो देखिए, जिस समाज में 50% जनसंख्या जो है महिलाओं की, अगर उसका विकास नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। जिस समाज में महिलाओं का तिरस्कार होता है, उसके पहले तो बिहार में महिलाओं का तिरस्कार ही होते था। अपहरण योजना बनती थी, रोजगार योजना तो अब आने लगी है। तो ये लोग जो बोल रहे हैं कि मेरा नकल कर रहा है, तो वो हमारी सरकार से बनने के पहले तो उन्हीं की सरकार थी। कांग्रेस ने पिछले 70 साल तक राज किया, 65 साल तक। तो वो अपने समय में इस तरह की योजना क्यों नहीं लाए, जो आज वो लोग कह रहे हैं कि मेरा देख के कर रहे हैं, तो वोट के लिए कर रहे हैं। जवाब दीजिए दुष्यंत नागर जी। मौका दिया हमें, तो जनता ने मौका दिया, तो आपके पास भी था, सख्त बनाया। कई दशकों तक सरकार रही, आपकी भी, आरजेडी की भी 1.5 दशक तक सरकार रही, 15 सालों तक नहीं किया। और उसमें ये कर रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं। दिन भागीदारी रही है। आदरणीय बहन जी ने जो बातें कही ना कि महिलाओं को पंचायती राज में हमने व्यवस्था दी, तो मैं बताना चाहता हूं 1987 में पंचायती राज कानून जब राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसमें महिलाओं को और खास करके ओबीसी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान रखा। दूसरा आपको बताऊं, आर्थिक सशक्तिकरण की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में हुई। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, स्कूल तक, कॉलेज तक ले जाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया। फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य महिलाओं के लिए किया तो कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया। आज बिहार से पलायन लगातार बढ़ रहा है। अगर बहन जी के दावे सही हैं, दावे ठीक हैं, तो बिहार का युवा आज नौकरी लेने के लिए अन्य राज्यों की तरफ पलायन क्यों कर रहा है, सबसे गंभीर प्रश्न उठता है। दूसरी बात, आज स्कूल के बाद कॉलेज में ड्रॉप का रेशो क्या है,
जो बालिकाएं हैं वो पढ़ाई छोड़ रही हैं। तीसरी बात यह है कि पिछले वर्ष के ही जो ग्रेजुएट हैं, चाहे वो युवक हैं अथवा युवतियां हैं, उसमें बेरोजगारी का रेशो क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। इस सारे मोर्चे पे एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। इसलिए आज ये 10,000 रुपए देके किसी तरीके से अपनी छवि को सुधारने का काम कर रहे हैं बिहार की महिलाएं। लेकिन सच्चाई जानती हैं, उनको पता है उनका भविष्य कांग्रेस और आरजेडी के हाथ में सुरक्षित है, इसलिए इनको वोट मिलने वाला नहीं है। चुनाव में 10,000 रुपया लेंगे इनसे, लेकिन वोट करेंगे हाथ छाप को, वोट करेंगे लालटेन छाप को। ये मैं आज आपके शो में बोल के देखिए, ये पूरा भरोसा जता रहे पैसा तो आपसे लेंगे लेकिन वोट इनके लिए होगा। ऐसा है कि ये लोग इसी तरह का काम करते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ जो यहाँ पर थे वो बूथ ही लूट कर वोट में ईवीएम जो आजकल हो गया है, तो पहले जो बैलेट बॉक्स था उसमें से ये लोग जिन निकालते थे बूथ लूट के, इसलिए इन लोग को लग रहा है कि वोट तो ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया इन्होंने, ईवीएम का मुद्दा छोड़ दिया, कह रहे हैं कि अभी छोड़ दिए हैं मुद्दा। नहीं, हम जवाब देंगे। जिस राज्य में जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम ठीक रहता है, लेकिन जहाँ हारते हैं तो वहाँ ईवीएम खराब हो जाता है। जहाँ तक इन्होंने कहा, जहाँ तक इन्होंने कहा कि जो बच्चियां कॉलेज हायर एजुकेशन में लेफ्ट आउट होती हैं, मैं पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ और सिर्फ पटना विश्वविद्यालय में नहीं, ग्रामीण कॉलेजों में भी यही देखने को मिल रहा है। किसी को भी देखना है तो बिहार में आकर देखे, हर कोएड में 80% पढ़ती हैं, एवरेज कहीं 90%, कभी 60% इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो एवरेज हम बता रहे हैं जी और हायर एजुकेशन में जा रही हैं। और यही नहीं, ये बिहार के सभी नौकरियों में, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो चाहे ऑफिसर की नौकरी हो, उन्हें 35% आरक्षण मिला है, जिसके कारण कि पहले से तो बेटियां जो पढ़ने वाली थी वो निकल ही रही थी, उनको मौका मिला है। तो 60% तक लड़कियां अब आत्मनिर्भर हो रही हैं सरकारी नौकरी में। भाई साहब ने कहा कि रोजगार के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हमारी सरकार ने जो रोजगार करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं बच्चे, उन्हें लोन की पूरी सुविधा हाल के दिनों में रिवर्स माइग्रेशन भी दिखा है बिहार में, रिवर्स माइग्रेशन भी दिखा, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को लोन दिया जाता है जी। इसलिए इनको अगर बिहार के बारे में बोलना है तो निश्चित रूप से बिहार में क्या क्या विकास हुआ है इस पर जरूर एक बार देख लेना चाहिए। आप लोग इस चीज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। विनोद जी, बिहार में जो पलायन का मुद्दा है, जैसा मैंने कहा कि हाल में रिवर्स माइग्रेशन भी हाल के सालों में दिखाई पड़ा है बिहार में। लाल जी, मैं डिस्कशन जो आपके टॉपिक पे था पहले मैं उस पे आऊँ, मैं थोड़ा सा नागर साहब के लिए मसाला भी दे रहा हूँ। डेवलपमेंट वाले मुद्दे पे आप उलझ जाएंगे नागर साहब, आपके पास कुछ कहने के लिए नहीं होगा। मैं आपको दूसरा मुद्दा दे रहा हूँ, वोट चोरी। सुनिए ना, एक मिनट सर, वोट चोरी को लेके राहुल गांधी का 15-16 दिन का वोट अधिकार यात्रा निकली, उसके बाद में आपने तुरंत वहां पे CWC की मीटिंग भी कर ली जी। आपने जो वोट चोरी का मुद्दा के आते आते उस मुद्दे को आप भूल गए, आप दूसरे मुद्दे पे आए, न्याय पत्र जारी कर दिया, वहां आपने कहा ये हमारा घोषणा पत्र है। अब जब आपका दावा है, कल से आप कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रचार की कमान किसके हाथ में होगा, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी हाथ में होगा। आप जब एक बार्गेन करने का, जब आप कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट को आप जब चोरी बता रहे हैं, तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव घर घर जाके अपने पूरे कैंपेन में मेहनत किया है आरजेडी ने। आपको अलायंस में 30 सीटें, 25 सीटें, 40 सीटें चाहिए मैक्सिमम, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा चुनाव प्रचार की कमान जो है वो कांग्रेस को सौंप दो और चुनाव का जो प्रचार का जो चेहरा है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बता दो। तो अब आप बताइए कि ये इमेज बिहार में राहुल गांधी के इमेज में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, या फिर तेजस्वी यादव जो इतने मेहनत कर रहा है लोगों के साथ में है, वो क्या तेजस्वी यादव आपको बैक सीट पे बैठ के छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे और आप बड़े भाई भूमिका पर आ जाएंगे? देखिए, मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं, ड्राइविंग सीट का ही तो है, क्योंकि उसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं ड्राइविंग सीट पर तो हम ही रहेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी समेत जो विपक्ष की समाजवाद से जुड़ी हुई पार्टी हैं, जो संविधान को मानने वाली पार्टी हैं,
वो सदैव चाहती हैं कि राज्य के चुनाव राज्य की लीडरशिप के नेतृत्व में लड़े जाएं। लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का केंद्र की राजनीति में प्रादुर्भाव हुआ है, वो आए हैं, वो स्वयं लीड करते हैं। तो जब नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं गठबंधन को, तो इस गठबंधन को लीड राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष करेंगे। ठीक है। और जब बात आएगी राज्य के नेतृत्व की, तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी राज्य के नेतृत्व में श्रेष्ठ हैं और वो स्टेट लेवल पे वो लीड करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर यूपीए गठबंधन की बात, इंडिया अलायंस की बात होगी, तो इंडिया अलायंस के नेता श्री राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ये कैंपेन करेगा। और नरेंद्र मोदी तेजस्वी जी ने उनको घोषित कर दिया, लेकिन राहुल जी ने और कांग्रेस ने तेजस्वी जी को घोषित नहीं किया। यही तो है। आपकी तरफ से तो तस्वीर साफ है ना शिवाली मेहता जी, आपकी तरफ से वो जो बात बीजेपी नारा दे रही है 2025 225 फिर से नीतीश, क्लियर है ना? चुने जाएंगे शिवाली जी, अपना नेता चुनेंगे विधायक। शिवाली जी, आपकी तरफ से क्लियर है ना? आहूत होगी, जिसको सर्वाधिक विधायक चाहेंगे वो विधायक गणों का नेता बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। जी डॉक्टर शिवाली मेहता जी बताइए। देखा होगा कि आपने देखा होगा लगातार जो राहुल कुछ समस्या आ रही है जी 10 दिनों से हुए, कुछ हुए, तेजस्वी यादव अलग यात्रा किए, लेकिन कांग्रेस के मुंह से ये अभी तक नहीं निकला है कि हम तेजस्वी यादव तो हम सवाल उठा रहे थे, मुख्यमंत्री के रूप में आगे करें। ठीक है। चेहरा मानने को नहीं तैयार है ये लोग। लाख ये कहे, हो सकता है प्रवक्ता महोदय को शुक्रिया हो जाए। शुक्रिया फिलहाल आप सभी का। डॉक्टर शिवाली मेहता जी शुक्रिया, दुष्यंत नागर जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि आज अदालत से एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि एक बार फिर से समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर कोर्ट ने पूछा है कि ये आया क्यों नहीं, कब आएगा ये पूरे देश में। करेंगे इस पर बात। वक्त है ब्रेक का। मोदी जी ने भारत को दिया सेवा और विकास। अब दिल्ली का भविष्य बदल रहा है। 5,580 करोड़ रुपए से बना 75 किलोमीटर लंबा UER2, 4 से 6 लेन का हाईटेक आउटर रिंग रोड और 5,360 करोड़ रुपए का द्वारका एक्सप्रेसवे, 11,000 करोड़ रुपए का इंफ्रा बूस्ट। दिल्ली को तेज रफ्तार देने के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। 11 साल से मोदी जी ने गढ़ी है आधुनिक दिल्ली की नींव। भारत मंडपम 2700 करोड़ रुपए का वर्ल्ड क्लास सेंटर, यशो भूमि 5,400 करोड़ रुपए का आयोजन गौरव, नया संसद भवन 971 करोड़ रुपए का लोकतंत्र का मंदिर, सेंट्रल विस्टा, अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल मेमोरियल। दिल्ली में भव्य आधुनिक निर्माण के लिए दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अब एक बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। ये खबर आई है अदालत से, क्योंकि यूसीसी समान नागरिक संहिता पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पूछा है कि कब आएगा ये। क्या दरअसल ये सवाल एक सुनवाई के दौरान आया, क्या मुस्लिम और भारतीय कानूनों में बच्चों की शादियों को लेकर बड़ा टकराव है, अंतर्विरोध है, विरोधाभास है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि कब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। शरिया कानून मुस्लिम बच्चों की शादी को कानूनी मान्यता देता है, जबकि भारतीय न्याय संहिता में बच्ची से शादी करने पर पति पर अपराध कृत्य बनता है, क्रिमिनल केस है ये। कोर्ट ने विधायिका को चेताया कि कानूनी स्पष्टता लाना उसकी जिम्मेदारी है। बच्चों की शादी पर सजा का प्रावधान हर समुदाय में लागू होना चाहिए ताकि कानून की समानता सभी के लिए बनी रहे। कोर्ट ने कहा कि प्यूबर्टी पाने वाली नाबालिग लड़की की शादी वैध है। वहीं भारतीय आपराधिक कानून ऐसे शादी करने वाले पति को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराधी मानती है, यानी कि जो शरिया है उसमें वो वैध है और भारतीय न्याय संहिता में पॉक्सो एक्ट लगता है।
इस स्थिति में दुविधा पैदा होती है, क्या समाज को लंबे समय से चल रही व्यक्तिगत कानून मानने के लिए अपराधी ठहराया जा सकता है, जिसे पर्सनल लॉ बोलते हैं हम लोग। कोर्ट ने कहा कि क्या समय नहीं आ गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ा जाए, जिससे राष्ट्रीय कानून प्रभावित ना हो सके। वैज्ञानिक शोध और स्वस्थ परिवार की संरचना के लिए लड़के लड़की की उम्र तय की गई है। बच्चियों की स्वास्थ्य और उनकी मानसिक दशा किसी भी रूप में शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है जब तक वो नाबालिग होती हैं। यही वजह है उत्तराखंड सरकार ने अपने समान नागरिक संहिता में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल तय कर दी है, जो सभी धर्मों पर लागू होती है। देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जिसने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो जाहिर है इस मुद्दे पर समाज को भी आगे आना होगा और विधायिका को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। तो विकास सारथी हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करते हैं। विकास, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये बात कही है, सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को लेकर कई बार सरकार को बोल चुकी है कि भाई क्या आप ला रहे हैं, कब ला रहे हैं, जरूरत है। एक बार फिर से अदालत ने इस जरूरत को महसूस किया। ये क्या पूरा मामला था जिसको लेकर अदालत को लगा कि ये अब आना बहुत जरूरी है पूरे देश के लिए, क्योंकि उत्तराखंड जैसे राज्य तो ला चुके हैं, गोवा जैसे राज्य में है भी पहले से। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल ये कहा है कि यूसीसी का समय आ गया और ये भी वजह भी बताई है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा कोर्ट के सामने है कि वो पर्सनल लॉ के हिसाब से किसी व्यक्ति को ऐसे मामले में एक्विट करे या उसे सजा सुनाए। ये जो मामला है इसमें बात ये थी कि एक माइनर लड़की के पिता ने इस पूरे मामले में उस लड़की ने जिससे शादी की थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी कि इस व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी से, स्टेप डॉटर थी उसकी, सौतेली बेटी थी, उससे शादी की है। हालांकि बैकग्राउंडर इसका ये था कि खुद जिस व्यक्ति ने शिकायत की थी, एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी पर आरोप था कि उसने अपनी इस सौतेली बेटी के साथ गलत हरकतें की, उसका शोषण किया और फिर जब उसकी शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो गई तो उसने इस व्यक्ति के खिलाफ पूरा मुकदमा दायर किया था। बहरहाल कोर्ट ने लड़की के पक्ष में फैसला सुनाया और ये कहा कि हम शादी वो कानूनी तौर पर मान्य है नहीं, इस सब्जेक्ट में हम ही जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये कही कि ये जो डायकॉटमी है, ये जो विरोधाभास है जो पर्सनल लॉ है उसमें और बीएनएस और पॉक्सो एक्ट में, इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल जजों के सामने आती है कि वो ऐसे में न्याय कैसे करें। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस मोंगा की सिंगल बेंच ने सुनवाई की थी, ये फैसला सुनाया। उन्होंने ये कहा कि ये सही वक्त है कि संसद इस पर गंभीरता से विचार करे, लॉ मेकर्स को इस मुद्दे को देखना होगा, क्योंकि एक तरफ समस्या ये भी है कि जो व्यक्ति अपने पर्सनल लॉ का या अपनी प्रथाओं का पालन कर रहा है, क्या हम उसे अपराधी कहें, क्योंकि पर्सनल लॉ इस तरह की शादी की पूरी तरह इजाजत देता है। लेकिन खुद जब बीएनएस और पॉक्सो एक्ट ये कहते हैं कि किसी भी माइनर के साथ शादी अपराध है, तो जज क्या करें? जज के सामने एक बड़ी संकट की स्थिति है और इसीलिए संसद को आगे आकर के इस मामले में एक पहल करनी चाहिए और यूसीसी पर चर्चा होनी चाहिए और इसको लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ी सी चर्चा को और अगर कहें, कोर्ट ने जरूरत महसूस की, जब कभी भी इस बारे में कोई कोशिश होती है विकास, तो हम देखते हैं कि कुछ तथाकथित राजनीतिक जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मैं कहूंगा, वो दल आकर के इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं, नेता आकर के विरोध करना शुरू कर देते हैं, एक वर्ग आकर के विरोध करना शुरू कर देता है। तो आखिर ऐसे लोगों को क्या अदालत की ये बात समझ में नहीं आती कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में ये कितना जरूरी कानून है? बिल्कुल, देखिए इसको लेकर के राजनीति होती रहती है, लेकिन आप ये देखें कि जो असली में विक्टिम है, जो भुक्तभोगी हैं, वो उसी समुदाय की बच्चियां हैं, नाबालिग लड़कियां हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसे मामलों में शादी उनकी मर्जी के बिना कर दी जाती है। ये जरूर कहा जाता है कि इसमें उनकी सहमति ली गई है, लेकिन हम जानते हैं सामाजिक हकीकत क्या है। तो अगर माइनर लड़कियों के राइट्स की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट कुछ प्रावधान देता है, तो इस पर इसका विरोध करना ये राजनीति से प्रेरित बात ही कही जाएगी, क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि हम पर्सनल लॉ की हर बात पर के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर जो चीजें ऐसी हैं जिनको मान्यता दी जा सकती है, आप उनको कोडिफाई कीजिए, लेकिन जो ऐसी चीजें हैं जो सीधे सीधे आपके आपराधिक कानून से जिनका टकराव है, उनको लेकर के तो यूसीसी आना चाहिए, कम से कम ऐसे मामलों में जहां पर सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट है आपराधिक कानून में और सिविल लॉ में। बाकी कुछ चीजें आपकी हो सकती हैं, आपकी प्रथाएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, जिनका
डायरेक्ट किसी जो संसद के बनाए कानून से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहां पर आप अपनी प्रैक्टिसेस जारी रखिए। लेकिन जो बड़ी व्यापक जो मसला है, जैसे इसमें जो माइनर की एज तय करने का मामला है, पर्सनल लॉ ये कहता है कि प्यूबर्टी के साथ ही लड़की शादी योग्य है। प्यूबर्टी एक बहुत ही सब्जेक्टिव मामला है कि आप किस उम्र में मानते हैं कि लड़की परिपक्व हो गई है शादी के लिए। लेकिन पॉक्सो एक्ट स्पष्ट तौर पे कहता है कि 18 से नीचे हर लड़की को माइनर माना जाएगा। तो यहाँ पर एक साइंटिफिक आधार पर है और एक ऐसा है जो बहुत ही सब्जेक्टिव डेफिनेशन है, इसीलिए इसको दूर करने की हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े। विनोद जी, कोर्ट की आज की टिप्पणी के बाद, पहले भी टिप्पणी आई है, आज की टिप्पणी के बाद कम से कम विरोध करने वालों को कुछ समझ में आएगी, हमारी कुछ पार्टियों को, क्योंकि कोर्ट ने कहा ये विधायिका की जिम्मेदारी, भाई कानून बनाइए इस बारे में जल्दी से जल्दी। लाल जी, अभी जो विकास जी बता रहे थे साइंटिफिक आधार का, तो आप साइंटिफिक आधार को देखिए कि दुनिया भर के रिसर्च ने ये बात कही है कि कम उम्र की लड़की की शादी होने से मानसिक रूप से वो एक पारिवारिक और एक शादी की जिम्मेदारी संभालने की स्थिति में नहीं होती। तो जाहिर सी बात है उसके पीछे एक साइंस है, उसके पीछे कोई इस तरह की जो राजनीति लोग करते हैं। और जब कभी भी यूसीसी की बात आती है तो अगर उत्तराखंड सरकार ने इस नियम को लागू करके कि 18 साल से कम उम्र की लड़की को शादी, उसने सभी धर्मों के लिए अपराध बना दिया जी। तो इसका आप देखिए कि पिछले 1 साल में आपका रिकॉर्ड देखिएगा तो कितनी कम हो गई वहां पे शादी। तो ये कानून का सहारा तब लेना पड़ता है जब समाज इससे पीछे उठता है, ये सामाजिक जिम्मेदारी है। कोर्ट की मजबूरी ये है कि उसके सामने में एक पर्सनल लॉ का ये आता है मामला और दूसरा जो है कानून, जो भारत के कानून है वो मामला है। अभी आप जो विजुअल दिखा रहे थे वो बहराइच का है, जहां पुलिस के एक दबिश में आप देखिए कि वहां एक मदरसे में 40 बच्चों को, लड़कियों को वहां एक शौचालय में उसको बंद करके रखा गया था। आप देखिए कि एक नागरिक के रूप में उसकी अपनी निजी स्वतंत्रता क्या है। एक नागरिक के रूप में, भारत के नागरिक के रूप में इन बच्चियों का अपना अधिकार क्या है। तो आप अगर बच्चियों की शादी की बात में एक वकालत देते हैं किसी पर्सनल लॉ को लेके, तो आप उसके नागरिक अधिकार की अवहेलना करते हैं बॉस। बिल्कुल। आप उसको एक जिम्मेदारी, एक परिवार की जब वो बात आती है, अपने करियर की बात आती है, तो उसको फैसला करने दीजिए। आप परिवार में वो कौन लोग होंगे जो आप एक मदरसा में, जो इलीगल मदरसा चल रहा था उसमें देखिए इतनी लड़कियां हैं, बताइए। तो आप सोचिए कि आप अगर समाज में कहेंगे कि ये हमारे लॉ में आता है, तो ये एक तरह से एक नागरिक का जो अधिकार है उसको किसी न किसी तरह से आप अवहेलना करते हैं। बिल्कुल। जब कभी भी आप एक छोटी से कम उम्र के बच्चियों को एक लॉ, पर्सनल लॉ के रूप में उसको शादी के लिए उत्साहित करते हैं, तो आप उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल। आप उसके साथ नाइंसाफी करते हैं। यही कोर्ट का कहना है। मैं तो कहता हूं इंसानियत का गला घोटने की बात है, जीते जी इंसान को जहन्नम में धकेलने वाली बात है। निश्चित तौर पर इसमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए और निश्चित तौर पर सभी को आगे आकर के कहना चाहिए कि हाँ, इस कानून की जरूरत है, तभी तो सच मायने में धर्मनिरपेक्ष बनेगा भारत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास सारथी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता दौरे पर हैं और उससे सरगर्मी जबरदस्त बढ़ गई है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचे और वहां पर एक प्रसिद्ध दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कोलकाता के सुप्रसिद्ध संतोष मित्रा स्क्वायर दुर्गा पूजा पंडाल से उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल और देश भर के लोगों को अमित शाह ने यहां से शुभकामनाएं दी। 9 दिनों तक चलने वाला शक्ति की उपासना का यह पर्व आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है, यह अमित शाह ने वहां पर कहा। और कहा कि नवरात्रि और दुर्गा पूजा अब सिर्फ पश्चिम बंगाल और भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह तो अब पूरी दुनिया में है। अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल की यह महान परंपरा अब वैश्विक पहचान बन चुकी है। अमित शाह ने मां दुर्गा से पश्चिम बंगाल में एक अच्छी सरकार बनने की प्रार्थना की और कहा कि 2026 के चुनावों के बाद ऐसी सरकार बने जो राज्य को फिर से सोनार बांग्ला बनाए। कोलकाता के इस पंडाल की एक खासियत यह है कि यहां ऑपरेशन सिंदूर की झांकी को दर्शाया गया है, लेकिन विवाद भी हो गया। वो विवाद क्या था? इस बीच कोलकाता में अमित शाह के पोस्टर हटाए जाने को लेकर विवाद हो गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के कालीघाट मंदिर दौरे से पहले पोस्टर लगाए थे, लेकिन अमित शाह के दौरे से कुछ समय पहले वो सारे पोस्टर गायब। उन सभी जगहों पर अमित शाह की जगह पर ममता बनर्जी के पोस्टर लगा दिए गए, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अमित शाह के पोस्टर हटाने के आरोप लगाए।
लेकिन प्रसिद्ध दुर्गा पूजा में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी से पश्चिम बंगाल बीजेपी में और वहां की राजनीति में जबरदस्त सरगर्मी तेज हो गई है। अगले साल से पहले संगठन को पुख्ता बनाने के लिए अमित शाह कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद भी करने वाले हैं। तो इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने मां दुर्गा की पूजा की और प्रार्थना की कि पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकार बने जो बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बना सके। इस भव्य पंडाल में अभी अभी मां की पूजा कर कर आया हूं। मैंने मां के सामने प्रार्थना की है कि इस चुनाव के बाद बंगाल में एक ऐसी सरकार बने जो सोनार बांग्ला का निर्माण कर पाए। हमारा बंगाल फिर से सुरक्षित, समृद्ध, शांत, सुजलाम सुफलाम बने और यहां पर कवि गुरु के कल्पना के बंगाल का निर्माण हम कर पाए। जवाब दिया टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने। उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया कि राज्य के 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र ने रोके हुए हैं और सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ आप किस हक पे और किस आधार पे आप रोक के रखे? आप सोनार बांग्ला बनाने का बात कर रहे हैं, आप पूछे क्यों नहीं? भाई 2 दिन पहले बिहार में सड़क धंस गया, सोनार बिहार बना क्या? आप पूछे? गुजरात में रोज ब्रिज टूट रहे, महाराष्ट्र में पुल टूट रहे, ब्रिज टूट रहे, सोनार महाराष्ट्र बना क्या? सीधे चलते हैं, प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत दा, अमित शाह के दौरे से क्या क्या आज, एक तो उनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि काफी सरगर्मी बढ़ गई है, बीजेपी में सरगर्मी तेज है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सरगर्मी तेज है, आज वहां पर अमित शाह क्या क्या करने वाले हैं कोलकाता में? सबसे पहले लालचांद, हमारे पूरे दर्शक और आप जो है हमारे ऑफिस में जितने लोग हैं सबको दुर्गा पूजा का बधाई हो। आज चतुर्थी है, चौथा दिन है, आप जानते हैं नवरात्रि का भी चौथा दिन है। आज से ही या कल रात से ही लोग रास्ते पर है, पंडल हॉपिंग के लिए निकल गए हैं, ना जाने कब बारिश हो जाए। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। उसी के बीच कल रात को ही शहर में पहुंच गए थे अमित शाह जी और आज सुबह पहला जो ये संतोष मित्र स्क्वायर की बात कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने पंडाल का इनॉग्रेशन किए हैं और उसके बाद काली घाट मंदिर में पूजा अर्पण किए जी। और आखिर में ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर एक है कल्चरल मिनिस्ट्री की दायरे में, वहां पे दुर्गा पूजा पे अपना पूजा करके फिर वो निकल गए एयरपोर्ट के लिए, काफी जरूरी कुछ काम के लिए। तो ये जो इसको हरिकेन टूर हम कहें, लेकिन इसी में उन्होंने जो संदेश पूरे बंगाल के लोगों के लिए रखा वो काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपने जो बाइट सुनाया कि सोनार बांग्ला अगले चुनाव जो है हिसाब से तो अगले साल है, लेकिन 4-5 महीना बाकी है। तो 4-5 महीना किसी प्रदेश की चुनाव तैयारी के लिए काफी कम समय है। तो एक तरह से ये पूजा खत्म हो जाए तो चुनाव में ही सब लोग उतर जाएंगे जो राजनीति से जुड़े हुए हैं और हम जैसे पत्रकार है, ये सब लोग। तो उसी का पहले ये इस तरह की एक पूजा की समय पे मौका मिला उनको कोलकाता आने का और जो उनके समर्थक है या बंगाल के लोग हैं उनके तरफ अपना संदेश रखने का। एक तो लालचंद समझ ले कि कल ही भूपेन्द्र यादव और विप्लव कुमार देव का नाम घोषणा करके चुनाव का शुरुआत कर दिए हैं बीजेपी। और ये इस एक सुखद घड़ी पर होम मिनिस्टर अमित शाह जी का ये दौरा और उनकी भाषण लोगों के लिए बीजेपी के लिए तो बहुत चुनौती होने वाली है। शाम को पोस्टर लगाए जाते हैं अमित शाह जी के, सुबह वहां पर उसी जगह पर ममता बनर्जी के पोस्टर नजर आते हैं, तो बीजेपी के लिए तो चुनौती बहुत बड़ी है। लालचंद, दर्शकों को याद रखना चाहिए कि एक समय पे मुख्यमंत्री लोगों की हेलीकॉप्टर उतारा नहीं जाता था।
योगी आदित्यनाथ की हेलीकॉप्टर उतारने नहीं दिया गया और कई सारे लोगों की हेलीकॉप्टर उतारने नहीं दिया गया। देश की सबसे बड़ा पार्टी भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट जगत प्रसाद नड्डा जी का जो काफिला है उसके ऊपर जिस तरह से आक्रमण किया गया, उसके सामने पोस्टर तोड़ना या हटा देना ये तो छोटी बात है जी। लेकिन वो भी कालीघाट की काली मंदिर के सामने ये दर्शाता है कि यहाँ पे राजनीति कितना गंदा होने जा रहा है अगले 4-5 महीनों में, क्योंकि कालीघाट जैसे पवित्र मंदिर के सामने इस तरह की हरकत करना किसी के लिए शोभा नहीं देता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब संभाल के सबको काम करना चाहिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की हिंसा हम देखते रहते हैं, चाहे वो राजनीतिक जो लोग हैं उनके खिलाफ या हम जैसे पत्रकार के खिलाफ, तो सबको संभाल के काम करना चाहिए। दुर्गा माँ सबको सुरक्षित रखे, ऐसे ही हम कहेंगे। बिल्कुल, बीजेपी के सामने चुनौती है और मुझे लगता है कि अमित शाह के इस दौरे के दौरान बीजेपी इन सारी चीजों पर विचार करेगी। अगले 5-6 महीनों में जो चुनाव में जाना है, किस तरह की तैयारी के साथ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, हम लोग बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।